नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से राजू सर के नाम से इस यूट्यूब चैनल के अंदर एमसीक्यू वीडियो की इस कड़ी के अंदर एक और नया एमसीक्यू वीडियो हम लेके आए हैं। एसएससी सीआरपीएफ व्यापम के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू में कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जिनको सॉल्व करने वाले हम विद रैशनल है। तो फटाफट से लिंक को शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए और मैक्सिमम लोगों तक ये वीडियो जो है वो शेयर करें ताकि मैक्सिमम जो स्टूडेंट है कनेक्ट हो सके और अपने जो ज्ञान है उसका प्रदर्शन कर सके। तो शुरू करते हैं आज का एमसीक्यू सेशन। आप लोगों से गुजारिश अपना आंसर पुट करें और देखते हैं आप लोग जो है कहां तक अपने ज्ञान को इंप्रूव कर पाए हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका ये रहा, द प्रोसेस ऑफ प्रिसीजली destroying कैंसर टिश्यू इन द ब्रेन बाय यूजिंग। सर्जरीज के नाम यहाँ पे दिए हुए हैं और क्वेश्चन ने पूछा है वो प्रोसेस जिसमें हम कैंसर टिश्यू को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं और कौन से ऑर्गन के। नर्वस सिस्टम का एक ऑर्गन है ब्रेन, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का ऑर्गन है ब्रेन और उसके कैंसर टिश्यू को डिस्ट्रॉय करने के लिए यूज ली जाने वाली सर्जरी। फर्स्ट ऑप्शन है फोटोडायनेमिक थेरेपी, सेकंड ऑप्शन है क्रायो सर्जरी, थर्ड है गामा नाइफ सर्जरी और फोर्थ है रोबोटिक सर्जरी। हम डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं ब्रेन के कैंसर टिश्यू को। बहुत अच्छे, मैक्सिमम लोगों ने बिल्कुल सही पहचाना। ये आंसर है सी, गामा नाइफ सर्जरी। गामा नाइफ सर्जरी जो है वो यूज की जाती है ब्रेन के कैंसर टिश्यू को डिस्ट्रॉय करने के लिए। तो सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है, गामा नाइफ सर्जरी। फोटोडायनेमिक थेरेपी जो है वो यूज की जाती है लाइट सोर्स और जो है लाइट सेंसिटिव मेडिसिन काम में लेके जो भी अबनॉर्मल सेल है उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए, और ये बेसिकली यूज की जाती है स्किन और आई के कैंसर में, है ना। स्किन और आई का जो कैंसर है उसमें जितनी भी बॉडी के अबनॉर्मल सेल है ना, स्किन और आई की जो कैंसर सेल है उनको डिस्ट्रॉय किया जाता है लाइट सोर्स और लाइट सेंसिटिव मेडिसिन से। क्रायो सर्जरी जो है वो यूज की जाती है जिसमें एक्सट्रीम कोल्ड जो है चीज काम में ली जाती है अबनॉर्मल टिश्यू को डिस्ट्रॉय करने के लिए। और ये बेसिकली जो है कैंसर टिश्यू जो स्किन के रहते हैं जिसमें बेजल सेल कार्सिनोमा, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा या मैलिग्नेंट मेलानोमा टाइप के होते हैं, उसमें यूज किया जाता है क्रायो सर्जरी। एक्सट्रीम कोल्ड है ना यूज किया जाता है टू डिस्ट्रॉय अबनॉर्मल टिश्यू। और रोबोटिक सर्जरी जो है वो एक नया कंसेप्ट है जिसके अंदर रोबोटिक सिस्टम यूज किया जाता है जो कि असिस्ट करता है सर्जरी में। ये थोड़ा महंगा सर्जरी होता है रोबोटिक सर्जरी जो है जिसका इनिशिएशन 1985 में हुआ था और थोड़ी महंगी सर्जरी होती है, लेकिन कॉम्प्लिकेशन और सर्जरी के दौरान जो है इंसिजन जो नॉर्मली लेप्रोस्कोपिक या ओपन सर्जरी में इंसिजन लगता है उससे बहुत छोटा इंसिजन लगता है और कंपेयर टू बोथ दैट वन ये सर्जरी थोड़ी ज्यादा फाइन तरीके से होती है। तो रोबोटिक असिस्टेंट सर्जरी जो है वो रोबोटिक सर्जरी कहलाती है। महंगी इसलिए क्योंकि एक रोबोट की प्राइस जो होती है वो लगभग $2 मिलियन के आसपास होती है, तो सर्जरी थोड़ा कॉस्टली रहता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है सी, गामा नाइफ सर्जरी टू डिस्ट्रॉय कैंसर टिश्यू ऑफ ब्रेन यूज की जाती है। Lumbar puncture is done in between which vertebrae? L3, L4, L4, L5, L1, L2, L2, L3। लंबर पंचर एलपी इसको कहते हैं। सीएसएफ को ड्रेन करने के लिए काम में लिया जाता है और फिर सीएसएफ को ड्रेन करके सीएसएफ का एनालिसिस किया जाता है, एनालिसिस, और सीएसएफ का एनालिसिस करके पता लगाया जाता है कि किस तरह का वहां पे प्रॉब्लम है। तो ये जो लंबर पंचर है उसकी मोस्ट कॉमन साइट यहाँ पे पूछी है, बिल्कुल सही, मैक्सिमम लोगों ने बिल्कुल करेक्ट जवाब दिया है। देखिएगा वैसे तो लंबर पंचर की L3, L4, L4, L5 दोनों साइट होती है, लेकिन जब ऑप्शन में दोनों आ जाए तो मोस्ट कॉमन साइट माना जाता है L3 एंड L4। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा ए, दैट इज L3 और L4। बाकी दोनों है, L3 L4 भी है, L4 L5 भी है। और जो बच्चे होते हैं एडल्ट होते हैं उनके अंदर जो बच्चे होते हैं उनमें L2 L3 साइट काम में नहीं लेते हैं, एडल्ट में लिया जाता है। तो ये तीन साइट यूज कर सकते हैं, कॉमनली दो होती है L3 L4 और L4 L5, लेकिन इन दोनों में कॉमन साइट यूज की जाती है L3 L4। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ए, L3 और L4। और रीजन है उन दोनों के बीच में गैप थोड़ा वाइड होता है इस वर्टिबल स्पेस के अंदर। एज ए प्रिकॉशनरी मेजर you will perform the following test before taking sample for arterial blood gas analysis।
क्वेश्चन ने पूछा है प्रिकॉशन के तौर पे आप जब परफॉर्म कर रहे हैं एबीजी आर्टीरियल ब्लड गैस एनालिसिस तो कौन सा टेस्ट आप परफॉर्म करेंगे, है ना। एज ए प्रिकॉशन आप एबीजी करना चाहते हैं किसी मरीज का और आज आप एज ए प्रिकॉशन पहले कोई टेस्ट परफॉर्म करेंगे ताकि जो है कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हो, तो वो कौन सा टेस्ट है? होमान टेस्ट, एलेंस टेस्ट, एडसन्स टेस्ट और टिननबर्ग टेस्ट। चार टेस्ट यहाँ पे दिए हुए हैं, आपको पता होना चाहिए एबीजी से पहले कौन सा टेस्ट करते हैं और मैक्सिमम लोगों ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया, एलन टेस्ट किया जाता है। देखिएगा एबीजी का पूरा वीडियो लेक्चर जो है प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा, आप उसको जरूर प्रीफर करें। एबीजी के नाम से ही है वो, कैसे करते हैं, क्या तरीका है, डिफरेंट एस्पेक्ट वहां पे हमने बताए हैं। एबीजी जो है उसको करने से पहले एक टेस्ट किया जाता है, एलन टेस्ट। एबीजी ली जाती है रेडियल आर्टरी से। कौन सी आर्टरी से? रेडियल। कभी आपको पूछे एबीजी कौन सी आर्टरी से लेते हैं तो आपका जवाब होना चाहिए रेडियल आर्टरी से। तो एबीजी ली जाती है रेडियल आर्टरी से। एबीजी जब रेडियल आर्टरी से लेंगे तो रेडियल आर्टरी को पंचर करना पड़ेगा। रेडियल आर्टरी को जब आप पंचर कर रहे हो तो हैंड को दो आर्टरी सप्लाई करती है, एक रेडियस और एक अल्ना। अगर आपका हैंड है तो इस हाथ को सप्लाई करने वाली बेसिकली दो ब्लड आर्टरी है, एक रेडियल है और एक अल्ना है। अब थंब के साइड की जो ये आर्टरी है रेडियल आर्टरी, इस रेडियल आर्टरी को तो आप क्या करने वाले हो? पंचर। तो ये जो दूसरी आर्टरी है अल्नर आर्टरी, ये आर्टरी पेटेंट होनी जरूरी है क्योंकि रेडियल को आप पंचर करोगे। तो इस अल्नर आर्टरी के अंदर हम देखना चाहते हैं कि सर्कुलेशन रुका हुआ तो नहीं है, इसका पता लगाने के लिए टेस्ट किया जाता है एलन टेस्ट, है ना, ताकि ये अल्नर आर्टरी का पेटेंसी पता कर सके ये पेटेंट है या नहीं है। और ये पेटेंट होएगी तभी हम रेडियल आर्टरी से सैंपल ले सकते हैं, नहीं तो फिर हम रेडियल से नहीं लेंगे, हम फीमोरल से लेंगे, कहीं और से लेंगे। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है बी, दैट इज एलन टेस्ट। होमान टेस्ट जो होता है वो डीवीटी के लिए किया जाता है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस। काप पेन होता है इसके अंदर, 90 डिग्री पे जब हम लेग को फ्लेक्स करके एलिवेट करते हैं तो काप मसल में पेन, होमान साइन, डीवीटी का साइन। एडसन टेस्ट जो है वो थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम, है ना, ये टेस्ट है थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम को डायग्नोस करने का टेस्ट है। और टिननबर्ग टेस्ट जो होता है वो डेवलपमेंटल डिस्प्लेसिया ऑफ द हिप, जिस बच्चे में डीडीएच होता है जन्म से, उसको जब हम स्ट्रेट खड़ा करते हैं तो जो है उसका पोस्चर जो है वो सही नहीं होता, इसको टिननबर्ग टेस्ट कहते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है बी। The device that can deliver oxygen at the concentration of 90 to 100%, वो ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम जो 90 टू 100% ऑक्सीजन डिलीवर, कंसंट्रेशन वाली ऑक्सीजन डिलीवर करता हो, वो कौन सा है? वेंचुरी, पार्शियल रीब्रीदिंग, नॉन रीब्रीदिंग, नेजल कैनुला। 90 टू 100%, याद रखिएगा 90 टू 100%। अगर आपको पूछा जाए कि आप फिक्स ऑक्सीजन इतना ही देना है वो करना चाहे तो वेंचुरी होता है, लेकिन 90 टू 100% आपको डिलीवर करने वाला एकमात्र डिलीवरी सिस्टम है, दैट इज नॉन रीब्रीदिंग मास्क। सी इज द करेक्ट। 90 टू 100% ऑक्सीजन डिलीवरी करने वाला सिस्टम होता है नॉन रीब्रीदिंग मास्क। सी इज द करेक्ट, वेरी गुड। द गोल ऑफ पर्स लिप ब्रीदिंग एक्सरसाइज इज टू, पर्स लिप ब्रीदिंग एक्सरसाइज का गोल क्या है? हम किसी मरीज को अगर पर्स लिप ब्रीदिंग एक्सरसाइज सिखाते हैं तो उसका बेसिक गोल क्या है, पर्पज क्या है, हम क्यों करवा रहे हैं उसको पर्स लिप ब्रीदिंग एक्सरसाइज? प्रिवेंट एस्पिरेशन निमोनिया, स्ट्रेंथन द डायफ्राम, लूजन द ब्रोंकियल सिक्रीशन, रिड्यूस द अमाउंट ऑफ ट्रैप एयर। देखिए क्या, पर्स लिप ब्रीदिंग काम में ली जाती है सीओपीडी और अस्थमा वाले मरीजों के अंदर, है ना, जिनको एम्फाइसीमा, सीओपीडी, अस्थमा होता है, उन मरीजों में पर्स लिप ब्रीदिंग सिखाई जाती है। सीओपीडी का मतलब होता है कि जो ये आपका रेस्पिरेटरी पाथवे है, इसकी जो ये नलियां हैं, ये नलियां जो है वो साइज में क्या हो जाती है, छोटी, उनमें ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्शन है ड्यू टू द स्मोकिंग और समथिंग लाइक दैट। तो ये जो रेस्पिरेटरी पाथवे है, ये रेस्पिरेटरी पाथवे क्या हो चुका है, छोटा हो चुका है। और उसका कारण हमने यहाँ पे पढ़ा कि छोटा होने का रीजन क्या है, कि वहां पे साहब जो है जो पाथवे है वो पाथवे कॉन्स्ट्रिक्ट हो गया, शॉर्ट हो गया, छोटा हो गया, क्योंकि उसमें रुकावट हो गई। अब उसकी वजह से क्या होता है कि जो इंस्पिरेशन होता है, वो इंस्पिरेशन तो एक्टिव प्रोसेस है, और एक्टिव प्रोसेस से मरीज जो होता है वो अंदर ब्रेथ को भर तो लेता है, अंदर सांस को भर तो लेता है एक्टिवली, लेकिन जो एक्सपिरेशन है वो एक पैसिव प्रोसेस है। और जब वो सांस को बाहर निकालने लगता है फेफड़े से, तो वो पूरी हवा बाहर नहीं निकल पाती है, तो एयर वहां पे क्या हो जाती है, ट्रैप हो जाती है। तो मान लो फेफड़े के इतने हिस्से के अंदर एयर ट्रैप हो गई, तो अगली बार जब वो इंस्पिरेशन लेगा तो इतना हिस्सा पहले से ही हवा से भरा हुआ है,
तो इसकी वजह से अब उसका गैस एक्सचेंज का जो एरिया है वो कम हो गया है। अब एरिया कम हो गया है तो ये जो हवा अंदर भरी हुई है ये किसी काम की नहीं है। इससे मरीज में ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाएगी क्योंकि उसमें लंग्स में पूरी हवा भरने की जगह नहीं है। तो हम मरीज को सिखाते हैं पर्स लिप ब्रीदिंग, जिसमें वो फोर्सफुली एक्सपिरेशन करता है। और जब वो फोर्सफुली एक्सपिरेशन करेगा तो अंदर जो हवा भरी हुई है लंग्स के अंदर, है ना, लंग्स के अंदर जो ये हवा भरी हुई है, ये हवा जो है धीरे धीरे क्या होने लग जाएगी, खाली होने लग जाएगी। जब ये हवा खाली हो जाएगी पूरी लंग्स में से तो अंदर हवा भरने की जगह वहां पे मिल जाएगी। और ये जगह जब मिल जाएगी तो मरीज आराम से जो उसका रेस्पिरेशन या जो सांस लेने का उसका जो प्रोसेस है वो क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा और वो आराम से ब्रेथ कर पाएगा, इन और आउट कर पाएगा। तो इसका मतलब है कि जो ट्रैप एयर होती है ना, जो सीओपीडी अस्थमा के अंदर जो ट्रैप एयर रहती है, उस ट्रैप एयर को रिड्यूस या रिमूव करने के लिए हम काम में लेते हैं पर्स लिप ब्रीदिंग। तो डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है यहाँ पे, रिड्यूस द अमाउंट ऑफ ट्रैप एयर फ्रॉम दी लंग्स, पर्स लिप ब्रीदिंग काम में ली जाती है। बहुत अच्छे, कुछ लोगों का जवाब बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। वाइल परफॉर्मिंग एंडोट्रेकियल सक्शन, जब आप एंडोट्रेकियल सक्शन परफॉर्म कर रहे हो एक एडल्ट के अंदर, यू विल एंश्योर दैट, क्या एंश्योर करेंगे आप, सक्शन को अप्लाई करो 20 से 30 सेकंड तक, अप्लाई करो सक्शन को ओनली 10 to 15 सेकंड तक, सेट द वॉल अंटिल सक्शन प्रेशर इज 40 to 60, सेट द वॉल सक्शन प्रेशर एट 180 to 200 mm ऑफ एडिक्वेट सक्शनिंग। तो देखिएगा जो सक्शनिंग का ट्रेकियल सक्शन जब भी करते हैं तो 10 सेकंड से ज्यादा सक्शन नहीं करना होता है। यहाँ पे अप्लाई किया हुआ है 20 से 30 सेकंड, जो कि खोटा है। अप्लाई करेंगे ओनली 10 to 15 सेकंड एट ए टाइम, है ना। प्रेशर 40 से 60 बहुत कम है और 180 to 200 बहुत ज्यादा है, इसलिए ए, सी और डी तीनों ही खोटे हैं। वैसे तो 10 सेकंड से ज्यादा सक्शन अप्लाई नहीं करना होता है नॉर्मली किसी भी इंडिविजुअल में, लेकिन जब एंडोट्रेकियल इंटूबेशन है वहां से कर रहे हो आप तो 15 सेकंड तक अलाउ है। तो ये बिल्कुल करेक्ट चीज है कि हम अप्लाई करेंगे सक्शन को फॉर ओनली 10 to 20 15 सेकंड। इससे ज्यादा करने पे मरीज को ब्रेडिकार्डिया होने लग जाता है, हाइपोक्सिया होने लग जाता है। तो बी करेक्ट आंसर है यहाँ पे, बाकी तीनों ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। बी बिल्कुल करेक्ट है, 10 to 15 सेकंड तक सक्शन को अप्लाई करना होता है। A patient admit in the emergency is having tachypnea with respiratory rate of 28, tachypnea है उसको 28 रेस्पिरेशन रेट है, मतलब ज्यादा है रेस्पिरेशन रेट स्पीड में। क्या आपका डायग्नोसिस हो सकता है, रेस्पिरेशन रेट का ज्यादा होना, टेकिपनिया होना, कोई भी इमरजेंसी मरीज आया और उसको टेकिपनिया है। नार्कोटिक्स ओवरडोज, नार्कोटिक्स जो होती है वो ओपियोइड जो से ओपियम होते हैं, ओपियोइड्स की जो ओवरडोज होती है, ओपियम की जब ओवरडोज होती है तो इसकी टॉक्सिसिटी से मरीज की रेस्पिरेशन रेट जो है वो डिक्रीज हो जाती है, ब्रेडीपनिया होता है वहां पे, टेकिपनिया नहीं हो सकता, इसलिए तो खोटा जवाब है। रेज इंट्राक्रेनियल प्रेशर, जब आईसीपी बढ़ता है ब्रेन जो है वो कंप्रेस होता है तो रेस्पिरेशन की रेट कम होती है, इरेगुलर और डिक्रीज रेस्पिरेशन रेट वाला रेस्पिरेशन होता है, ये भी खोटा जवाब है। और ब्रेन को इंजुरी होती है तभी आईसीपी बढ़ता है, और आईसीपी जब भी बढ़ेगा रेस्पिरेशन की रेट कम होती है, ब्रेडिपनिया होता है। तो ए, बी और डी ये तीनों ही जवाब खोटे हैं क्योंकि यहाँ पे ब्रेडिपनिया देखने को मिलता है। सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, निमोनिया एक इन्फेक्टिव कंडीशन है लंग्स की और वहां पे टेकिपनिया देखने को मिलता है, रेस्पिरेशन रेट ज्यादा हो जाती है। तो डेफिनेटली करेक्ट आंसर है सी, दैट इज निमोनिया, टेकिपनिया, निमोनिया। ऑन अस्कल्टेशन ऑफ ए ब्रीथलेस पेशेंट यू हियर क्लैकरिंग साउंड, एक ब्रेथलेस पेशेंट था, उसको आपने ऑस्कल्टेट किया विद द हेल्प ऑफ स्टेथोस्कोप, आपको वहां पे क्रैकलिंग साउंड साउंड सुनाई दिया लंग के बेस के अंदर, लंग का जो बेस वाला एरिया वहां पे कैसी साउंड सुनाई दी, क्रैकलिंग। द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस, कौन सा डायग्नोसिस बनेगा, क्रैकलिंग साउंड बेस ऑफ द लंग्स, कौन सा डायग्नोसिस बनेगा, न्यूमोथोरैक्स, पल्मोनरी एडिमा, ब्रोंकियल अस्थमा, एम्पाइसीमा। क्रैकलिंग साउंड जब भी लंग्स के बेस में सुनाई दे इसका मतलब वहां पे क्या भरा हुआ है, फ्लूइड, लंग्स के अंदर क्या भर जाता है, जब फ्लूइड भर जाता है तो क्रैकलिंग साउंड आती है। और फ्लूइड जब भरता है ये एडिमा को इंडिकेट करता है, पल्मोनरी एडिमा जिसमें लंग्स में फ्लूइड भर जाता है। तो बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, क्रैकलिंग साउंड, फ्लूइडी गार्गलिंग साउंड, जब पानी और हवा एक साथ होते हैं तो क्रैकल साउंड बनता है और ये पल्मोनरी एडिमा का साइन है। तो बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, पल्मोनरी एडिमा। एम्पाइसीमा, ब्रोंकियल अस्थमा और न्यूमोथोरैक्स खोटे जवाब है, बी इज द करेक्ट वन, दैट इज ब्रोंकियल पल्मोनरी एडिमा। ए पेशेंट passes यूरिन एज गिवन इन द सीक्वेंस, सुबह 8 बजे 200, 12 बजे 250, शाम को 3 बजे 300, 6 बजे 300, रात को 9 बजे 250, अगले दिन सुबह 3 बजे 200 और सुबह 8 बजे 300। तो जो 8 से 8 के टाइम पीरियड में जो ये यूरिन उसने पास आउट किया है उसको हम लेबोरेटरी कलेक्शन कर रहे हैं तो कितना क्वांटिटी हम काउंट करेंगे। तो देखिएगा जब भी आप 24 ओवर कलेक्शन करते हैं 8 to 8 24 आवर्स का जो कलेक्शन होता है
उसमें जो फर्स्ट यूरिन होता है, फर्स्ट यूरिन सुबह 8 बजे का, ये जो 200 ml है, ये काउंट नहीं करेंगे, इसको वॉइड कर देते हैं, इसको इकट्ठा नहीं करते, कलेक्ट नहीं करते। तो फर्स्ट यूरिन हमेशा क्या कर देते हैं, डिस्कार्ड कर देते हैं। फर्स्ट यूरिन उसको क्या करना होता है, हमेशा डिस्कार्ड करना होता है। तो ये पहला डिस्कार्ड कर देंगे। बाकी अगले सुबह 8 बजे शुरू किया तो अगले दिन सुबह 8 तक का सारा यूरिन कलेक्ट करेंगे। तो 250 एंड 300, 650 सॉरी 550, 550 एंड 300, 850 एंड 250, 1100 एंड 200, 1400, 1300 एंड 300, 1600। तो टोटल अमाउंट आया 1600। तो सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। आपको पहला यूरिन काउंट नहीं करना है, अगर पहला कर देते तो 18 हो जाता, जो कि खोटा जवाब है। पहला आपको काउंट नहीं करना, बाकी सारे काउंट करने हैं, और सबको काउंट करते हैं तो 1600 आता है। तो सी इज द करेक्ट वन, 1600। फर्स्ट यूरिन डिस्कार्ड कर दो, फर्स्ट वॉइड डिस्कार्ड, देन करेक्ट फॉर 24 आवर्स। The bandage that is applied over an amputated knee stump while preparation for prosthesis is usually, जो एम्पुटेटेड नी रहता है उसके ऊपर जो बैंडेज अप्लाई किया जाता है, जो स्टंप है उसके ऊपर जो बैंडेज अप्लाई किया जाता है प्रोस्थेटिक प्रिपरेशन के लिए, तो वो कौन सा होता है, स्पाइरल, फिगर ऑफ 8, रिकरेंट बैंडेज, सर्कुलर बैंडेज। तो प्रोस्थेसिस जो फुट होता है उसको प्रिपेयर करने के लिए जो एम्पुटेटेड नी है उसके ऊपर हमेशा याद रखिएगा, हमेशा जो बैंडेज अप्लाई किया जाता है, बहुत बढ़िया, कुछ लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, फिगर ऑफ 8, बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कौन सा बैंडेज अप्लाई करते हैं, फिगर ऑफ 8, है ना। जो एम्पुटेटेड फुट है उसके अंदर जो बैंडेज अप्लाई करेंगे वो इस तरीके का रहेगा, उसको बोलते हैं फिगर ऑफ 8 बैंडेज। तो फिगर ऑफ 8 के अंदर वो बैंडेज अप्लाई किया जाता है। बी इज द करेक्ट वन, बहुत अच्छे। A patient present to the emergency with a history of multiple bee sting, बहुत ज्यादा अमाउंट में मल्टीपल जगह पे बी ने स्टिक कर दिया, मधुमक्खी ने काट लिया, इमरजेंसी में पेशेंट आया है, ब्लड प्रेशर उसका 80-50 है, इसका मतलब उसको क्या हो चुका है, हाइपोटेंशन, हाइपोटेंशन उसको हो चुका है। तो पेशेंट शॉक में चला गया, इसका मतलब, है ना, मधुमक्खी ने काटा और पेशेंट हाइपोटेंशन में चला गया, शॉक में चला गया। तो ये कौन सा शॉक है, हाइपोवोलेमिक, स्पाइरल, हेमरेजिक और एनाफाइलेटिक। तो किसी भी जो है एनिमल के बाइट से, जो भी बाइट रहता है उस बाइट से हाइपोटेंशन के साथ में अगर पेशेंट टेकी हो जाता है तो इस तरीके का शॉक हमेशा एनाफाइलेटिक शॉक होता है। ये एक जो एनाफाइलेटिक रिएक्शन है। तो डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ये जो शॉक का टाइप है, ये जो हाइपोटेंशन के साथ में टेकी हो रहा है मल्टीपल बी स्टिंग से, इसको एनाफाइलेटिक शॉक से नाम से जानते हैं। डी इज द करेक्ट वन, इट्स एनाफाइलेटिक शॉक। बहुत अच्छे, बहुत ही बढ़िया, इट्स एनाफाइलेटिक शॉक। The patient in the gastroenterology ward is on nasogastric tube with continuous low pressure suction, NG ट्यूब लगी हुई है, नेजोगैस्ट्रिक वार्ड में पेशेंट है और इस पेशेंट को क्या लगा दिया आपने, एनजी ट्यूब लगा दी। एनजी ट्यूब जो है वो लो प्रेशर सक्शन के ऊपर है, इकट्ठा कर रहे हैं आप मटेरियल को। तो ये मटेरियल कहां से आ रहा है, ये स्टोमक से आ रहा है, और स्टोमक जो है उसमें क्या होता है, एसिड। और जब कंटिन्यूस अगर एसिड का वहां पे लॉस हो रहा है, एसिड बाहर निकल रहा है, तो स्टोमक में एसिड कम हो जाएगा, तो स्टोमक जो है वो एल्केलाइन हो जाएगा। तो सिस्टमिक एल्केलाइन जो है वो पीएच हो जाएगा। और ये कंडीशन जो है वो लंग से संबंधित नहीं है, तो कंडीशन को मेटाबॉलिक बोलते हैं। तो जब भी कोई भी मरीज जिसको वॉमिटिंग हो या स्टोमक के कंटेंट को हम लगातार खाली कर रहे हो एनजी ट्यूब लगा के, तो स्टोमक के एसिड खाली होने की वजह से बॉडी में सिस्टमिक एल्कलोसिस हो जाता है। इस सिस्टमिक एल्कलोसिस को हम मेटाबॉलिक एल्कलोसिस का नाम देते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है, बहुत अच्छे, मैक्सिमम लोगों ने बिल्कुल करेक्ट जवाब दिया, बी यहाँ पे आंसर रहेगा। ये कंडीशन मेटाबॉलिक एल्कलोसिस कहलाती है। इसको मेटाबॉलिक एसिडोसिस नहीं कहेंगे, मेटाबॉलिक एसिडोसिस डायरिया वाली कंडीशन होता है। इसको रेस्पिरेटरी एसिडोसिस नहीं कहेंगे, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस सीओपीडी अस्थमा में होता है जब CO2 रिटेंड करती है। और इसको रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस भी नहीं कहेंगे, ये तब होता है जब मरीज हाइपर वेंटिलेट होता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है बी, दैट इज मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। मास्ट गारमेंट इज यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ, मास्ट गारमेंट यहाँ पे दिया हुआ है, किसके ट्रीटमेंट में काम में लेते हैं, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, हेमरेजिक शॉक, इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन, पैराप्लेजिया। मास्ट, मास्ट का मतलब होता है मिलिट्री, मिलिट्री, इसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए आपको, मिलिट्री एंटी शॉक थेरेपी, मिलिट्री एंटी शॉक ट्रीटमेंट या एंटी शॉक थेरेपी। एंटी शॉक, डेफिनेटली शॉक वर्ड आया तो किसका इलाज है, शॉक।
और शॉक कहाँ लिखा हुआ है, बी में, हेमरेजिक शॉक। जो मास्ट गारमेंट है वो एक तरीके के गारमेंट्स है जो यूज किए जाते हैं लोअर लेग्स के ऊपर। जब भी मरीज हेमरेजिक शॉक में होगा, वो हाइपोवोलेमिक कंडीशन में होगा, ये गारमेंट जो है वो कंप्रेस करते हैं काफ मसल को, ताकि उसके ब्लड का जो फ्लो है टुवार्ड्स द हार्ट बढ़े, और जिससे मरीज जो है उस शॉक से रिवील हो जाए, शॉक से ठीक हो जाए। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा बी, हेमरेजिक शॉक इज द करेक्ट वन। द कॉमन एब्डोमिनल इंसिजन फॉर गोल ब्लाडर सर्जरी, गोल ब्लाडर की सर्जरी के लिए कौन सा एब्डोमिनल इंसिजर काम में लिया जाता है? कौन सी सर्जरी में कौन सा इंसिजर काम में लेते हैं? आप जो है मेरे एक जो अपना इंस्टाग्राम है वहां पे एक पेज है, और पेज का नाम है राजू सर 07। इस नाम से एक पेज है जहां पे आपको दिल्ली के क्वेश्चंस और इसके अलावा इमेजेस बेस्ड क्वेश्चंस मिलते हैं, जो बहुत हेल्पफुल रहेगा आपको एग्जाम में। तो राजू सर 07 ये इंस्टा के ऊपर एक पेज है, उसको जरूर आप फॉलो करें। डेली आपको क्वेश्चन मिलेगा, इमेज मिलेगा, जिससे आप अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा फेसबुक के ऊपर जो मेरा पेज है राजू सर के नाम से, उस पेज को आप जरूर लाइक और फॉलो करें। डेली 4 बजे उस एक क्वेश्चन मिलता है आपको, और अगले दिन 4 बजे उसका आंसर मिलता है। और एक एक क्वेश्चन बूंद बूंद जो है वो घड़ा भरती है, और वो वैसे क्वेश्चन होते हैं जो मल्टीपल टाइम रिपीट होते हैं। तो यू हैव टू कि आप उसको पढ़े, रैशनली समझे, और अपने ज्ञान को बढ़ाए, अपने पुदीने को भर के रखें। किसी भी एग्जाम को क्रैक करने में ये आपको कॉन्फिडेंस देगा। तो वहां पे आपको इमेज मिलेगी कि किस सर्जरी में कौन कौन सा इंसीजन लगता है, वहां आप उसको प्रीफर करें। यहाँ हम बताएंगे गोल ब्लाडर में जो इंसीजन काम में लिया जाता है, उस इंसीजन को हम किस नाम से जानते हैं। तो गोल ब्लाडर में जो इंसीजन काम में लिया जाता है उसको कोचर इंसीजन के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर तो रहेगा बी, कोचर इंसीजन, गोल ब्लाडर इंसीजन जो लेटरल साइड में लगता है। इस तरीके का इंसीजन, अगर आप बॉडी कैविटी को इस तरीके से 4 भाग में इस तरीके से डिवाइड करते हैं एब्डोमिनल के एरिया को, तो ये यहाँ पे लगता है, इसको बोलते हैं हम कोचर इंसीजन। गोल ब्लाडर सर्जरी में काम में लिया जाता है, जब गोल स्टोन होता है तब ये यूज करते हैं। बी इज द करेक्ट वन। You are assessing a patient of acute pancreatitis for the complication of paralytic ileus. The key symptom indicating this complication is, एक मरीज है जिसको acute pancreatitis हुआ है, that is inflammation of pancreas, जिसका diagnostic test amylase और lipase होता है। इसका एक कॉम्प्लिकेशन हो गया पैरालाइटिक इलियस, जिसमें इंटेस्टाइन के मूवमेंट नहीं हो पा रहे। पैरालाइटिक इलियस का मतलब होता है जो आपकी आंत है वो हिल ही नहीं रही है, मूव नहीं कर रही है। क्या की सिम्टम इंडिकेट करता है कि इस कॉम्प्लिकेशन को? मरीज बार बार वॉमिटिंग कर रहा है तो आपको लगेगा पैरालाइटिक इलियस है। एब्डोमेन पेन का कंप्लेन कर रहा है तो आपको लगेगा ये पैरालाइटिक इलियस है। इनेबल टू पास फ्लैटस तो आपको लगेगा ये पैरालाइटिक इलियस है। वाटरी डायरिया तो आपको लगेगा ये पैरालाइटिक इलियस है। किसी भी क्वेश्चन में दो ऑपोजिट ऑप्शन हो तो जवाब वहीं पे होता है, हमेशा रिपीट करता हूं। यहाँ पे दो ऑपोजिट ऑप्शन है, एक में हाथ हिल ही नहीं रही है, वो हवा भी पास नहीं कर पा रहा है, और एक में वाटरी डायरिया हो रहा है। तो डेफिनेटली जवाब यहाँ पे वाटरी डायरिया का मतलब कभी भी नहीं है कि इलियस में पैरालिसिस हो गया। जब हाथ का मूवमेंट नहीं होता ये पैरालाइटिक इलियस है, और मूवमेंट नहीं होना दैट इज द इनएबिलिटी टू पास फ्लैटस। तो डेफिनेटली यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या रहेगा, सी, द पेशेंट इज नॉट कैपेबल टू पास द फ्लैटस। इफ पेशेंट इज नॉट कैपेबल टू पास द फ्लैटस, दैट मीन्स कि उसके इंटेस्टाइन में मोटिलिटी नहीं है, उसके इंटेस्टाइन में पैरालिसिस की कंडीशन है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है सी। मैक्सिमम लोगों ने बिल्कुल करेक्ट जवाब दिया है, सी इज द करेक्ट वन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जिनको विद रैशनल हमने सॉल्व किया। होप सो आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव जरूर डालें, और इसके अलावा एक काम करें, इस चैनल उस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी उठाए, क्योंकि भगवान कृष्ण ने कहा था कि सारथी बने, स्वार्थी ना बने। तो देखते हैं आप कितना सारथी बनते हैं, कितने लोगों की मुस्कुराहट का कारण बनते हैं। एक बार करके देखिएगा, दिल से अच्छा लगता है जब किसी की मदद करते हैं। तो मिलते हैं दोबारा एक नई एनर्जी नए वीडियो सेशन के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि।